रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, मिताली उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो भेड़ियों की आती आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज़ बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज़ रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वे दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वे दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। मिताली दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त की फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए थे। आरव और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी, और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावहीन थीं। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड हो चुका था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ ही उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की ही तस्वीर थी और उस तस्वीर के नीचे उनकी मौत की तारीख लिखी थी। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के भी यहाँ से बाहर निकलना होगा।
फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाजें आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो उनकी हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतह हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की तो उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली यानी कि बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की डिगी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।